सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM के इस बेहतरीन प्रोग्राम को जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। और ये प्रोग्राम भरा होता है ढेर सारी जानकारियों से, जिसे लेकर मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आप सभी के सामने, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती। दोस्तों, इस प्रोग्राम में विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई जानकारियाँ हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज्ञान से भरी हुई ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आप तक पहुंचा सके। इसी कड़ी में हम अपने आज के इस एपिसोड में जानेंगे हमारे ही देश के एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति तो थे ही, साथ ही वे एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर भी रह चुके हैं, और जिन्हें हम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और ये व्यक्ति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो छपरा, हम अपने आज के इस एपिसोड में बातें करेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम की। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर अधिक जाना जाता है, जो साल 2002 से लेकर साल 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। इससे पहले कलाम विज्ञान क्षेत्र में सक्रिय थे। कलाम ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण भी हुआ। शिक्षा के लिहाज से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। अपने करियर के अगले 40 सालों तक वे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में वैज्ञानिक और इंजीनियर के पद पर रहे। दोस्तों, अगर हम अब्दुल कलाम के शुरुआती जीवन की बात करें तो अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नावों को बनाने और उन्हें बेचने का काम किया करते थे। कहा जाता है कि अब्दुल कलाम शुरू से ही बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे थे। बाद में जब एक बार उनसे उनके बचपन के बारे में एक सवाल पूछा गया कि उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान की रुचि किस तरह से जगी, तो उन्होंने बताया, उन्होंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था, तभी से उन्हें विमान विज्ञान में रुचि हो गई। उनकी माता आशियाम्मा एक गृहिणी थी। कलाम अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। हालांकि कलाम के परिवार वाले और उनके पुरखे काफ़ी अमीर थे और उनके पास बेहतरीन ज़मीन हुआ करती थी, क्योंकि सालों से उनका परिवार सामान को नावों के जरिए एक दूसरे से दूसरी जगह बेचने खरीदने का काम किया करते थे। पर कलाम के बचपन के समय उनका बिजनेस कम हो गया, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई और उस समय अब्दुल कलाम को अखबार बेचने का काम भी करना पड़ा, ताकि वो परिवार की आमदनी में अपना हाथ बटा सके और अपने स्कूल की फीस भी भर सकें। अब्दुल कलाम ने अपने पिता से अनुशासन, ईमानदारी एवं उदार स्वभाव में रहना सीखा था। इनकी माता ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाली थी। कलाम के 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। वे उन सभी से बहुत करीबी रिश्ता रखते थे। हालांकि उन्होंने खुद जीवन भर शादी नहीं की। दोस्तों, अब हम उनके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो ये कहा जाता है कि अब्दुल कलाम एक बेहतरीन विद्यार्थी थे, लेकिन फिर भी उनके स्कूल में मार्क्स एवरेज ही आते थे। लेकिन उनके अध्यापक मानते थे कि कलाम हमेशा सीखने को तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे घंटों तक अपने विषय के अध्ययन में व्यस्त रहते थे, खासकर गणित में। हाई स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम से करने के बाद वे तिरुचिरापल्ली चले गए,
जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलिएटेड थी। 1954 के साल में उन्होंने वहीं से फिजिक्स में डिग्री हासिल की। इसके बाद सन 1955 में वे मद्रास शिफ्ट हो गए और उन्होंने मद्रास कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के लिए आवेदन किया। कॉलेज के समय की घटना है कि कलाम एक बार किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कॉलेज के डीन ने उन्हें उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही कम समय दिया था और कहा कि अगर वे इसे समय पर पूरा नहीं करते हैं तो उनकी स्कॉलरशिप उन्हें नहीं दी जाएगी। लेकिन कलाम ने 3 दिन के उस सीमित समय में ही उसे पूरा कर दिया और डीन को इम्प्रेस भी कर दिया। बाद में कलाम ने लड़ाकू विमान के लिए होने वाली परीक्षा में भाग लिया, लेकिन वे चूक गए क्योंकि कुल भर्तियों की संख्या केवल 8 थी और वे 9वें नंबर पर आए थे। दोस्तों, अब हम अब्दुल कलाम के करियर के बारे में जानेंगे। मद्रास कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने DRDO को वैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन कर लिया और इसके बाद साल 1969 में वे इसरो में चले गए, जो कि उसी समय एक नया संगठन बना था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही सेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया था, लेकिन फिर भी वे अपने काम से और जॉब प्रोफाइल से संतुष्ट नहीं थे, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने इसरो में काम करना शुरू कर दिया। कलाम ने मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया हुआ है। जैसा कि हमें पता चला है कि वे 1969 में इसरो चले गए थे और उन्होंने वहां पर जिस महत्वपूर्ण मिशन पर काम किया था वो था भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3, जिसने बाद में जुलाई 1980 में भारत के सैटेलाइट रोहिणी को धरती की कक्षा में स्थापित किया। सन 1963 से लेकर 1964 के दौरान कलाम ने नासा के लेंगली रिसर्च सेंटर का दौरा किया, जो अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में स्थित है। इसके अलावा वे अन्य कई सेंटर्स पर भी गए ताकि तकनीकी मामले में अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV-3 और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 पर काम किया और ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स बहुत सफल रहे, जिन्होंने भारत को उपग्रह भेजने में न केवल सक्षम बना दिया बल्कि आत्मनिर्भर भी कर दिया। साल 1982 में कलाम एक बार फिर से DRDO में आए और उन्होंने इस बार एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, जिसके बाद वे 1992 में ही भारत के रक्षा मंत्री के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार बने। इसी पद पर रहते हुए उन्होंने परमाणु मिसाइल के अपने कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को बताया। 1998 में जब पोखरण परमाणु टेस्ट हुआ था, तब वे इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। राजस्थान के पोखरण में हुए इस टेस्ट के बारे में हालांकि दुनिया भर की ताकतें विरोध कर रही थीं, लेकिन फिर भी इस परीक्षण की सफलता ने कलाम को पूरे देश का हीरो बना दिया। तो छपरा, हम अपने देश के इस असली हीरो के बारे में और भी कहानियां जानेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं तो इनके बारे में ढेर सारी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है छपरा आप सभी का एक बार फिर से रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़ पर चल रहे इस बेहतरीन कार्यक्रम में, जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। और आप सुन रहे हैं इस वक्त मुझे यानी अपनी दोस्त आरती को। और आज के इस एपिसोड में बातें हो रही हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो छपरा, ब्रेक पर जाने से पहले हमने डॉक्टर कलाम के पारिवारिक जीवन और उनके शिक्षा के बारे में जाना, और साथ ही हमने जाना डॉक्टर कलाम के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कार्यों को भी। तो छपरा, इसी कड़ी में अब मैं आपसे राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को चुने जाने और उनके राजनीतिक सफर के बारे में बातें करूंगी। दोस्तों, साल 2002 में
कलाम एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकित हुए, जिसका कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने समर्थन किया और भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर 18 जुलाई 2002 को उन्होंने शपथ ली। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान कलाम ने निश्चय किया कि वे अधिक से अधिक नवयुवक लोगों से मुलाकात करेंगे और इसी के चलते उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ कि वे नौजवानों के यूथ आइकॉन बन गए। एमटीवी ने उन्हें 2003 और 2006 में यूथ आइकॉन के लिए नामांकित भी किया। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद कलाम देश के बहुत से कॉलेजों के विजिटिंग प्रोफेसर बन गए और उन्हें समय समय पर बहुत से कॉलेजों में आने को निमंत्रित किया जाता था। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम कॉलेज के चांसलर भी रहे। उन्होंने एक अभियान भी चलाया जिसे मैं क्या दे सकता हूँ के नाम से जाना गया और इसे उन्होंने साल 2011 में चलाया था। उन्होंने अपने जीवन में समाज कल्याण से जुड़े कई काम भी किए, साथ ही बहुत से छात्रों से मुलाकात कर उन्हें देश के भविष्य में सहभागी होने का संदेश दिया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गए। दोस्तों, अब्दुल कलाम के बारे में एक और ख़ास बात बताऊं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत अधिक स्नेह था। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते रहे हैं। उनका कहना था कि युवा यदि चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्र का पितामह के रूप में जाना जाता है। कलाम भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए हैं। राष्ट्रपति बनते ही एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के एक नए युग की शुरुआत की जो आज तक कायम है। दोस्तों, अब्दुल कलाम ने बहुत सी ऐसी किताबें भी रची हैं जिनकी रचना उन्होंने खुद की थी। उनमें से कुछ किताबों के नाम हैं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, मिशन ऑफ इंडिया, अ विजन ऑफ इंडिया यूथ, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स, द साइंटिफिक इंडिया, a 21st century guide to the world around us, thoughts for change, we can do it, manifesto for change और the family and the nation। दोस्तों, डॉक्टर कलाम को उनके जीवन में कई मुख्य अवार्ड्स और सम्मान भी मिले हैं, जिनमें 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, 1997 में भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, 1997 में ही इंदिरा गांधी अवार्ड और साल 2011 में IEEE होनोरी मेंबरशिप शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें बहुत से यूनिवर्सिटीज द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब मैं आप सभी को डॉक्टर कलाम से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताती हूँ। हुआ ये था कि एक बार डॉक्टर कलाम के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन आए। कुल 50-60 लोग थे। स्टेशन से सबको राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां उनका कुछ दिन ठहरने का कार्यक्रम था। उनके आने जाने और रहने खाने का सारा खर्च डॉक्टर कलाम ने अपनी जेब से दिया। संबंधित अधिकारियों को साफ निर्देश था कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। ये भी कि रिश्तेदारों के राष्ट्रपति भवन में रहने और खाने पीने के सारे खर्चों का ब्यौरा अलग से रखा जाएगा और इसका भुगतान राष्ट्रपति के नहीं बल्कि कलाम के निजी खाते से होगा। एक हफ्ते में इन रिश्तेदारों पर हुआ 3,54,924 रुपए का कुल खर्च देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपनी जेब से भरा था। इसी तरह एक बार कलाम IIT BHU के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर गए थे। वहां मंच पर जाकर उन्होंने देखा कि जो 5 कुर्सियां रखी गई हैं
उनमें बीच वाली कुर्सी का आकार बाकी 4 से बड़ा है। ये कुर्सी राष्ट्रपति के लिए ही थी और यही इसके बाकी से बड़ा होने का कारण भी था। कलाम ने इस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने वाइस चांसलर वीसी से उस कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। वीसी भला ऐसा कैसे कर सकते थे? राष्ट्रपति के लिए तुरंत दूसरी कुर्सी मंगाई गई जो साइज में बाकी कुर्सियों जैसी ही थी। अब कलाम से जुड़ा तीसरा किस्सा तब का है जब राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार केरल गए थे। उनका ठहरना राजभवन में हुआ था। वहां उनके पास आने वाला सबसे पहला मेहमान कोई नेता या अधिकारी नहीं, बल्कि सड़क पर बैठने वाला एक मोची और एक छोटे से होटल का मालिक था। एक वैज्ञानिक के तौर पर कलाम ने त्रिवेंद्रम में काफी समय बिताया था। इस मोची ने कई बार उनके जूते गांठे थे और उस छोटे से होटल में कलाम ने कई बार खाना खाया था। दोस्तों, अब्दुल कलाम के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। हम करेंगे इस सॉन्ग को एंजॉय। तब तक के लिए आप सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। वापस लौटने पर हम अब्दुल कलाम से जुड़े हुए किस्से को, उनसे जुड़ी हुई बातों को आगे बढ़ाएंगे। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। स्वागत है छपरा आप सभी का एक बार फिर से रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़ पर चल रहे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। और इसे आप सुन रहे हैं मेरे साथ, यानी अपनी दोस्त आरती के साथ। आज बातें हो रही हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम की। दोस्तों, हमने आज के इस एपिसोड में अब्दुल कलाम के बारे में कई बातें की। आइए हम उनसे जुड़े कुछ और बातों को जानते हैं। दोस्तों, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद कलाम जब राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो उनके विदाई संदेश देने के लिए कहा गया। उनका कहना था, विदाई कैसी, मैं अब भी 1 अरब देशवासियों के साथ हूँ। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के विचार बहुत ही उच्च कोटि के थे। उनके विचार हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। तो चलिए हम उनके कुछ विचारों को जानते हैं। अपने मिशन में कामयाब होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भी काम को पूरी लगन के साथ करो। उन्होंने कहा कि सपने पूरे हों, इसके लिए पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त होना है और खूबसूरत दिमाग वाले लोगों से भरना है, तो समाज में 3 ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। वे हैं पिता, माता और अध्यापक। दोस्तों, अब्दुल कलाम का कहना था कि अपना आज कुर्बान करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को बेहतर कल मिल सके। मुश्किलों के बाद हासिल हुई सफलता ही असली आनंद देती है। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है और प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही शिक्षक बच्चों की रचनात्मकता को उभार सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अलग सोचने वाले युवा लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जिनमें कुछ खोजने का, घूमने का, नामुमकिन को संभव करने का और समस्याओं को जीतने का दम है, वे इस मार्ग पर चलना जारी रखें। दोस्तों, अपने ऐसे ही खूबसूरत विचारों को दूसरों को बांटने की कड़ी में 27 जुलाई 2015 को उन्हें हार्ट अटैक आया जब वे IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। उस समय छात्रों से रूबरू होने के दौरान उन्हें हृदयाघात की शिकायत हुई और 83 साल की उम्र में एक महान वैज्ञानिक की मौत हो गई। हालांकि जानकार ये बताते हैं कि जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तभी उन्हें काफ़ी असहज महसूस हुआ, लेकिन कुछ देर आराम के बाद वे ऑडिटोरियम चले गए थे। लगभग 6:35 पर जब उन्हें छात्रों के बीच केवल 5 मिनट ही हुए थे कि वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें जल्दी ही नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उनमें जीवन के कोई संकेत नहीं थे। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया। मौत के बाद उनके शव को हेलीकॉप्टर के द्वारा शिलोंग से गुवाहाटी ले जाया गया, जहां से नई दिल्ली के लिए एक विमान में उन्हें लाया गया।
28 जुलाई को उनका शव दिल्ली सुबह सुबह पहुंचा। एयरपोर्ट पर उनके सम्मान में दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व देश की तीनों सेनाओं के मुखिया खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। 29 जुलाई की सुबह उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रध्वज में सम्मान के साथ लपेटा गया और उन्हें विमान से पालम एयरबेस ले जाया गया। वहां से उन्हें मदुरई ले जाया गया। वहां से उन्हें उनके जन्म स्थल रामेश्वरपुरम ले जाया गया। वहां एक लोकल बस स्टैंड पर उनके पार्थिव शरीर को शाम 8 बजे तक लोगों के दर्शन के लिए रखा गया ताकि लोग डॉक्टर कलाम के आखिरी दर्शन कर सकें। 30 जुलाई 2015 को डॉक्टर अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें 3.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। दोस्तों, भारत में मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्षों और सफलता की अनूठी मिसाल है। उन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद वह कर दिखाया जिसका सपना भी देखना किसी साधारण इंसान के लिए मुश्किल है। डॉक्टर कलाम की सफलता उनकी गहन सोच का परिणाम थी। उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियों को प्राप्त किया और देश विदेश में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, आपने हमारे आज के इस एपिसोड में सुना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। उम्मीद है आपको उनसे जुड़ी ये सारी जानकारियाँ बेहद पसंद आई होंगी। हम अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नए विषय के साथ इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। तब तक के लिए मुझे यानी आरती को दीजिए इजाज़त और आप सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।